हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सरोवर पर। आज हम बात करेंगे डीएससी, जिसमें आपकी जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा है उसका अगला टॉपिक है, जिसमें आपको अर्थ, अवधारणा और इस काव्य धारा की जो परिस्थितियां हैं उसे पढ़ना है। तो अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा का अर्थ। इससे पहले हमने जो आपका पहला टॉपिक था उसके साहित्य के बारे में तो हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया। यदि आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थ क्या है? राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा हिंदी साहित्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति है, जिसमें राष्ट्र प्रेम, सांस्कृतिक एकता, स्वाधीनता की चेतना तथा मानवीय मूल्यों की स्थापना को काव्य का केंद्रीय बिंदु बनाया जाता है। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि यह हिंदी कविता क्या एक खास धारा था, जिसमें देश प्रेम, अपनी संस्कृति को जानना, आज़ादी की चाहत रखना, एक मतलब जो इंसानी मानवीय मूल्य होती हैं, ये इन कविताओं का विषय था। आगे है इसमें, यह धारा राष्ट्र को एक जीवंत इकाई के रूप में चित्रित करती है, जहां राष्ट्र शब्द वैदिक काल से ही सामाजिक समूह अर्थात संघ के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे यजुर वेद में राष्ट्र में देही तथा अथर्व में त्वा राष्ट्र भृत्याय। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्र को एक जीवंत रूप के मतलब एक जीवित रूप में दिखाया जाता है, और राष्ट्र शब्द वेदों से ही समाज या लोगों के समूह के मतलब में इस्तेमाल होता है। जैसे यजुर्वेद में राष्ट्र में देही यानी कि राष्ट्र को कुछ देना। यह धारा राष्ट्र को एक बड़ा परिवार मानती है। यहाँ पे आगे कहा जा रहा है कि सहज सामुदायिकता से विकास होकर वैचारिक और भावनात्मक एकता में परिणत होती है। इसका उद्देश्य पराधीनता, अत्याचार एवं सांस्कृतिक पतन के विरुद्ध जन जागरण करना तथा शौर्य, बलिदान और विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम जैसे उदात्त मूल्यों का पोषण करना है। मूलतः यह मानवतावादी काव्य है, जो हिंसा, घृणा को नकार कर रचनात्मक संस्कार उत्पन्न करता है। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि ये जो राष्ट्र प्रेम को एक खास भावना बताती है, जो अपनी प्रेम को बढ़ाकर विचारों और लोगों के हृदय को एक साथ जोड़ना चाहती है, एक एकता स्थापित करना चाहती है। और इसका उद्देश्य है कि जो गुलामी है, जुल्म है और संस्कृति के मिटने के खिलाफ लोगों को जगाना, उनको बहादुर बनाना और एक साथ मिलकर वसुधैव कुटुंबकम इस उच्च विचारधारा को बढ़ावा देना है। असल में ये जो कविता है एक मानवीय मूल्यों को बताती है, जिसमें नफरत और जो हिंसा है को नकारती और अच्छे संस्कार को हमारे समक्ष ले आती है। मतलब कि लोगों को एक दूसरे की मदद के लिए और अनेकता में एकता का रूप में सभी को ले आने की बात करती है, कि हम सब एक साथ मिलकर जो हमारे खिलाफ जो अंग्रेज हैं, जो अन्याय कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं, उसके प्रति हम एक साथ जागरूक होकर उनका विरोध कर सके, मतलब एक तरह की क्रांति ले आ सके। आगे हम देखेंगे अवधारणा क्या है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा की अवधारणा भारतीय चिंतन की गहनता पर आधारित है। जैसे कि इसमें पहला बताया गया है राष्ट्र की संकल्पना। राष्ट्र एक समुच्चय है जहां आर्यों की आर्यवर्त में व्याप्त सहयोग, संस्कारित सहानुभूति और वैचारिक एकता राष्ट्रीय संचेतना का आधार बने। यह भावना भक्ति काल से आधुनिक काल तक साहित्य में प्रवाहित हुई। मतलब कि इसमें कहा जा रहा है कि यह धारा भारत की गहरी सोच पर टिकी है। राष्ट्र एक बड़ा समूह है जहां आर्यवर्त में आर्य लोग अपनी आपसी मदद और अच्छे संस्कार और एक जैसे विचारों से जुड़े थे। यही राष्ट्र की चेतना की नींव थी। यह भावना भक्ति काल से लेकर आज तक की कविताओं में बहती है अर्थात नजर आती है। अगला पॉइंट है इसमें साहित्य का योगदान। साहित्य सामुदायिक विकास का साधन है, जो राष्ट्रीय चेतना को पोषित करता है। यह आक्रांताओं के अत्याचारों से जर्जर संस्कृति को पुनर्जीवित करता है, स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा देता है तथा मानवीय मूल्यों जैसे सत्य, अहिंसा, कर्मयोग की स्थापना करता है।
मतलब इसमें कहा जा रहा है कि कविता समाज को जोड़ने और आगे बढ़ाने का एक जरिया है। ये राष्ट्र की चेतना को पालती है और जो लुटेरी ताकतों से टूटी संस्कृति को फिर से जिंदा करना चाहती है, आज़ादी की लड़ाई को रास्ता दिखाती है और सत्य, अहिंसा, कर्म जैसे मानवीय मूल्यों को मजबूत करती है। अब हम देखेंगे इसके कुछ प्रमुख तत्व। राष्ट्र प्रेम का भावनात्मक एवं उग्र स्वरूप। छायावाद में प्रतीकात्मक जैसे निराला की वर दे वीणा वादिनी, जबकि समानांतर धारा में उग्र दिनकर की हुंकार। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि जो राष्ट्र प्रेम कभी दिल से निकला भावुक होता है, जैसे छायावाद में प्रतीकों के रूप में जो निराला लिखते हैं, और कभी जोरदार मतलब कि जो गुस्से वाला, जो क्रोध में लोगों में आक्रोश पैदा हो, इस प्रकार के जो दिनकर के हुंकार है, ये सभी हमारे समक्ष आते हैं। आगे कहा जा रहा है इसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, अतीत के गौरवगान, वर्तमान क्षोभ और भविष्य की आकांक्षा। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि जो हमारा अतीत है उसके गुणगान करना, और हमारा जो हमारा आज का समय है, वर्तमान है, उस पे क्षोभ जताना, मतलब कि एक तरह से दुख अपना जताना, और कल की उम्मीद, जो हमारा भविष्य है उसकी उम्मीद जगाए रखने की बात करता है। आगे इसमें कहा जा रहा है जन जागरण, बलिदान, क्रांति, वीरता एवं मातृभक्ति के माध्यम से समाज को तेजस्वी बनाना। यह धारा छायावादी के समानांतरी शक्तिशाली प्रवाह है जो मैथिली शरण गुप्त से दिनकर तक विस्तृत है। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि जो कुर्बानी है, क्रांति है और बहादुरी है, और जो हमारी मातृभूमि है, जैसे देशभक्ति से समाज को जोश देती है, और ये छायावाद के साथ साथ चलने वाली एक ताकतवर धारा है जो मैथिली शरण गुप्त से दिनकर तक फैलती है। मतलब कि जो महान, जो बड़े बड़े रचनाकार हैं, कवि हैं, वो अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों में साहस, वीरता मतलब भरते हैं। अब हम बात करेंगे परिस्थितियां क्या रही हैं इस दौर का। यह काव्यधारा निम्न ऐतिहासिक सामाजिक परिस्थितियों में विकसित हुई, विशेषतः ब्रिटिश साम्राज्यवाद, सांस्कृतिक पतन एवं स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में। पहला है इसमें प्राचीन एवं मध्यकालीन आधार, मतलब कि वैदिक से लेके भक्ति काल तक। वैदिक काल, राष्ट्र शब्द का सामाजिक अर्थ है आर्यों की एकता। दूसरा भक्ति काल, कबीर का राष्ट्रवाद, तुलसी का राम समन्वय से सांस्कृतिक एकता, सूर का कृष्ण लीला में कर्म योग एवं आध्यात्मिक चेतना, आक्रांताओं में अत्याचारों में भक्त कवियों ने राष्ट्रीय धारा को जीवित रखा। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि वैदिक काल में राष्ट्र का मतलब था राष्ट्र का जो मतलब था वो था जो आर्य लोग थे, मतलब कि आर्यों में जो एकता थी। और भक्ति काल में कबीर ने देश प्रेम दिखाया, तुलसी ने राम से सबको जोड़ा, सूर ने कृष्ण से अच्छे काम सिखाए, और विदेशी जो हमलावर थे उनके जुल्म में भक्त काल में जो भक्त काल था, यहाँ पे जो भक्त लोग थे जो भक्ति काल में अपने उनके जो देवताएं थे, इष्ट थे, उसमें लीन थे। इस प्रकार से उन्होंने भक्ति को, एकता को एक साथ जोड़े रखा, जो राष्ट्रीय धारा था। अगला है इसमें रीतिकाल, श्रृंगार प्रधानता के बावजूद भूषण के राष्ट्रवादी स्वरों ने लोक चेतना को झकझोर दिया। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि इस काल में जो प्रेम की कविताएं ज्यादा थी, मतलब कि जैसा कि रीतिकाल में आप सभी ने पढ़ा था, रीतिकाल में ये जो प्रेम है वो अपने जो कवि थे वो अपने चरम सीमा पे थे, मतलब प्रेम की श्रृंगारता की ही बात की जा रही थी। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो रीतिकाल है, इस काल में प्रेम की कविताएं ज्यादा थी, लेकिन जो भूषण थे उन्होंने राष्ट्र प्रेम की बात की और लोगों को जगाया। जैसे कि मातृभूषण ही है जो ऐसा माना जाता है कि वीर रस के कवि थे। तो जैसे आपने अपनी कविता में पढ़ा भी था, जो शिवाजी थे उनकी किस प्रकार से वो बताते हैं कि यहाँ पे उन्होंने युद्ध किया, अपने देश का जो देश के प्रति जो प्रेम है उस नजरियों को यहाँ पे अपनी कविताओं के माध्यम से इन्होंने दिखाया है। आगे है आधुनिक काल की शुरुआत, मतलब कि भारतेंदु युग हमारा। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संगठित राष्ट्र भावना का प्रथम आह्वान,
भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा से भारत की दयनीय स्थिति चित्रित कर जागृत करते हैं। अन्य प्रेमघन की आनंद अरुणोदय, रामकृष्ण दास की भारत 12 मास राजनीतिक चेतना की धारा है। और परिस्थिति क्या है? सांस्कृतिक पतन, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव, जन जागरण की आवश्यकता। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि अंग्रेजी राज के खिलाफ पहला जो संगठित स्वर यहीं से उठा था, मतलब कि भारतेंदु युग से, कि अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था। और भारतेंदु ने भारत दुर्दशा से देश की बुरी हालत दिखाई है। जैसे कि आपके पाठ्यक्रम में जो आपको नाटक पढ़ना है भारत दुर्दशा, उसमें आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि भारतेंदु जी उस समय का जो भारत था उसका चित्रण कितने अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से करते हैं कि जो हमारा भारत है किस प्रकार से उसकी दुर्दशा हो रही है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्रेमघन है, राधा कृष्ण दास है, उन्होंने राजनीतिक जागृति, मतलब कि राजनीति में किस प्रकार से शोषण किए जा रहे हैं उनकी जागृति की, और सांस्कृतिक जो हमारा संस्कृति है वो किस तरह से मिट रही है, और अंग्रेजी जो संस्कृति है वो हमारे भारत पर हावी हो रही है, उनकी जो शिक्षा है वो हमारे भारत में फैल रही है, लोगों को जगाने की जरूरत है, उसकी बात करते हैं भारतेंदु। आगे है द्विवेदी युग, प्रौढ़ स्वरूप, नवीन आयाम। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती में अतीत गौरव, वर्तमान शोक और वज्रनाथ से व्योम जगा दे जैसे ओजस्वी स्वर। शंकर सरोज, प्राणों का बलिदान, देश की वेदी पर से क्रांति प्रेरणा, परिस्थिति, स्वतंत्रता आंदोलन का आरंभ, गांधीवादी असहयोग, राष्ट्रीयता का जयनाद। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि जो हमारा द्विवेदी युग है ये समय परिपक्व था, नई दिशाएं बनी। मैथिली शरण गुप्त ने अपने भारत भारती में पुराना गौरव और आज का दुख दिखाया था। मतलब कि जो हमारा पुराना भारत था उसके गौरव का गुणगान करते हैं, और आज का जो समय है जिस दौर में ये लिखी जा रही है उस समय का जो भारत है उस पर दुख, मतलब किस प्रकार से जो अंग्रेजी सत्ता है अपना हुकूमत चला रही है, तो उस दुख को दिखा रहे हैं। और शंकर ने बलिदान की प्रेरणा दी, आज़ादी की लड़ाई शुरू हो रही थी, और गांधी का असहयोग आंदोलन जो चल रहा था, और राष्ट्र प्रेम की जय जयकार हो रही थी। अब बात करते हैं अगली परिस्थिति क्या है? छायावाद एवं समानांतर राष्ट्रीय धारा। छायावाद स्थूल अभिव्यक्ति नहीं किंतु भावनात्मक राष्ट्र प्रेम। मतलब कि गुप्त का मानवीय मूल्य, पुनर्स्थापना, निराला की जागो फिर एक बार, प्रसाद की हिमाद्री तुंग श्रृंग से। समानांतर धारा, मतलब कि यहाँ पे जो बताया गया कि छायावाद में सीधा राष्ट्र प्रेम नहीं लेकिन दिल से था। गुप्त ने अच्छे मूल्य लौटाए, निराला ने जागो फिर एक बार कहा, और प्रसाद ने हिमाद्री तुंग लिखा। साथ ही उग्र धारा चली आई, जिसमें कि यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि माधुरी वंशी, रणभेरी का डंका, बालकृष्ण शर्मा नवीन 10 बार जेल, बिलप गान, सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी, जलियांवाला बाग में बसंत, जेल यात्रा, असहयोग में सक्रियता। मतलब कि यहाँ पे ये जो नवीन है बालकृष्ण शर्मा नवीन, वो 10 बार जेल गए, बिलप गान लिखा, सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे झांसी की रानी जैसी कविताएं लिखती हैं, जलियांवाला बाग का जो दर्द है उसे दिखाती हैं। और यहाँ पे दिनकर जो है रामधारी सिंह दिनकर, वो कुरुक्षेत्र लिखते हैं, उठो कुरीतियों की राह रोक दो, क्रांति की हुंकार। मतलब कि जो इस समय की जो कविताएं थी वो लोगों को जागृत करने के लिए था कि अब जो हमारी अंग्रेजी, जो हमारा भारत है, जो अंग्रेजी सत्ता है पूरा का पूरा अपना हुकूमत चला रहा है और हमारा शोषण कर रहा है, तो उसके खिलाफ ताकि लोग आवाज़ उठाए, एक क्रांति उठे। इस वजह से उन्होंने अपनी कविताओं में एक आक्रोशी भाव प्रस्तुत दिखाते हैं। और परिस्थितियां क्या था इस दौर की? 1920 का असहयोग आंदोलन, जलियांवाला नरसंहार, गांधी का आह्वान, जेलें कवियों का घर बनी, और साम्राज्यवाद विरोध, जन उत्साह संचार। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ये दौर है इसमें 1920 का जो असहयोग आंदोलन है, जलियांवाला हत्याकांड जो होता है, गांधी जी का बुलावा और जेल जो है वो कवियों का घर बन गया, क्योंकि लोग पढ़कर आक्रोशी हो रहे थे, अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ वो उनका विरोध कर रहे थे, या मतलब जगह जगह पर उनका एक तरह से प्रोटेस्ट चल रहा था, और लोगों को
मतलब एक तरह से वो अंग्रेजी सत्ता की बात नहीं मान रहे थे। इस वजह से जो कवि लोग थे उनको सबको जेल में डाल दिया, कई की रचनाएं जब्त कर ली जाती थी ताकि जो जनता है उसे पढ़कर और उनके अंदर विरोध ना आए। तो ये इसमें बताया गया है। अब हम निष्कर्ष देखेंगे। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा राष्ट्र जन को पराक्रमी बनाने का सामर्थ्य रखती है। यह पराधीनता की बेड़ियों को काटने, नैतिक मूल्यों को स्थापित करने तथा उन्मुक्त वातावरण रचने का साधन है। क्षयवाद का प्रतीकात्मकता से उग्र क्रांति तक विस्तृत यह धारा साहित्य को मानव कल्याण का यंत्र बनाती है, जहां राष्ट्र प्रेम विश्व बंधुत्व में विलीन हो जाता है। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि ये जो धारा है लोगों को साहसी बहादुर बनाती है और गुलामी की जो जंजीरें हैं उनको तोड़ती है और अच्छे मूल्य सिखाती है और सबके लिए खुला माहौल बनाती है, मतलब कि लोग स्वतंत्र हो जाएं। क्षयवाद की जो नरमी है वहां से लेकर क्रांति की हुंकार तक यह कविता जो मनुष्य हैं उन्हें जो मतलब इंसान के भले का हथियार है, जहां देश प्रेम दुनिया के प्रेम में मिल जाती है। मतलब यहाँ पे जो क्षयवाद का जो प्रतीकात्मकता में मतलब प्रतीकों के माध्यम से जो कविताएं लिखी जाती थी, बाद में इस दौर में जो कविताएं हैं वो सीधे खुले आम लिखी जाती थी ताकि लोग एक जागृत हो और अपने मतलब कल्याण के लिए वो स्वयं उठे और उनका विरोध करे। तो आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके जो अगले यूनिट्स हैं आपको वो टाइम पे मिल जाएंगे। और उधर भाषा विज्ञान का भी मैं जल्दी कंप्लीट कर दूंगी क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि डीएससी का करा दो, डीएससी का करा दो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि आपका जो सिलेबस है एग्ज़ाम से पहले तक मैं पूरा करा दूंगी। थैंक यू।